नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। कोरोना संकट और समाधान के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज शाम को 7 से 8 तक इस प्रोग्राम के जरिए हम तमाम उन सवालों पर फोकस करते हैं जिन्हें लेकर आपके मन में भ्रांतियां होती है, कई सवाल होते हैं और कोरोना को लेकर एक डर होता है। उस डर को ही दूर करना हमारा मकसद है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट पैनल के तौर पे जो गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर्स के तौर पे यहां पर पहुंचे हैं, उनसे सबसे पहले आपको जल्दी से इंटरेक्ट करा देता हूं। हमारे साथ बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट के तौर पर, मानसिक रोग विशेषज्ञ के तौर पर सेवा दे रहे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मेरे जो दूसरे डॉक्टर हैं वो हैं प्रतीक शर्मा जी, डॉक्टर प्रतीक शर्मा जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। तो बिना किसी देरी के, आप जैसे जानते हैं, दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्यार और जो उत्साह इस प्रोग्राम को लेकर देखने को मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है कि हम रोज नए पैनल से आपको मुखातिब कराते हैं। कोरोना को लेकर जो भी डर है आपके मन में, जो भी भ्रांति है, जो भी सवाल है, बेहिचक आप टेलीफोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके ऊपर की तरफ फ्लैश हो रहे हैं, और हमारे डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। तो बढ़ाते हैं इस चर्चा को आगे, और डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी सर से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दीपक। तो डॉक्टर प्रतीक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि फिलहाल इस प्रोग्राम में आप क्यों हैं, न्यूरोलॉजी और कोविड का क्या संबंध हो सकता है कि हमें आज न्यूरोलॉजी से हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कोविड के बारे में, इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बंसल न्यूज़ का कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर अभी बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। सार्स कोविड-2 या कोविड-19 ये एक तरह का नया वायरस है। इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास जानकारी है वो चाइना से जो डेटा मिला है उसी को हम रेट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज करते हैं तो कुछ जानकारी मिलती है। ये कहना कि इसके बीमारी के कोई न्यूरोलॉजिकल लक्षण नहीं होते या न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, ये कहना गलत होगा। पर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या उसके लिए हम डरने की बात है, इसके लिए को भी थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। अगर हम डेटा को देखते हैं तो ये पाते हैं कि पहले की भी जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन थे, चाहे वो सार्स को पहला इन्फेक्शन था जो 2003 में फैला, या बीच में मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था जो 2007-8 के पास फैला, उसमें भी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। इस जो सार्स कोविड-19 है, अगर उसको हम पुराने डेटा जो चाइना से मिला डेटा उसको पाते हैं तो देखते हैं 1/3 मरीजों में कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट या न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं। तो हम ये कहें कि ये नहीं होता, ऐसा गलत होगा। तो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा गया है। ये 2-3 प्रकार से होता है। एक है कि अगर व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है जिसका लक्षण कुछ अलग आएंगे, जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग, एंसेफेलोपैथी, बेहोशी छाना, चक्कर आना, सर दर्द होना, और इवन लकवा, प्योर हेमरेजिक या इस्चेमिक स्ट्रोक भी देखे गए हैं। और एक और बड़ा ही कॉमन चीज़ है जो बहुत शायद व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सुनी गई होगी कि इसमें लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन और लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन हो रहा है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरा एक और ख़ास बात है कि इस बीमारी में सभी को पता है कि बुखार आता है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे अपने को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है सूखी, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके कारण दस्त लगते हैं। पर ये न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी है, हेमेटोलॉजिकल भी है। और एक चौथी चीज़ होती है माइल्जिया, या शरीर में बेहद दर्द होना, शरीर टूटना। तो स्केलेटल मसल इन्वॉल्वमेंट में ही इसमें न्यूरोलॉजिकल पार्ट में देखा गया है, जिसका लक्षण कई बार शरीर में बहुत दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना हो सकता है। तो इस बीमारी के अगर हम कहें कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है जो 1/3 केस में देखा गया है, तो इस पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसको अगर कोविड-19 है और कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो हमको एक बहुत ही दृष्टि ध्यान रखना होगा कि उस पर एक संशय से देखना होगा कि क्या इसका न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो चुका है या हो सकता है। तो ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है, ऐसा कहा जाएगा। जी धन्यवाद। डॉक्टर प्रतीक, आपने यहाँ पर 2-3 नाम लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने 2 नाम लिए, कोरोना आपने बोला, कोविड आपने बोला, सार्स बोला, तो एक बार सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये तीनों नॉमेनक्लेचर में क्या बेटर है, क्या किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। तो कोरोना वायरस तो काफ़ी पुराना वायरस है, 1965 के आसपास ह्यूमन में ढूंढा गया था। जो सबसे पहला अफेक्ट किया था कोरोना, या जो दूसरा इसके लिए कोविड कहते हैं हम जिसको, वो फर्स्ट देखा गया था सीवियर एक्यूरेटी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से 2003 के आसपास चाइना में। तब वो काफ़ी अफेक्ट किया, काफ़ी उसने भी नुकसान पहुंचाया, पर उस समय अपने भारत में इसका अफेक्ट इतना नहीं आया था। सिमिलरली ये 2007-8 के आसपास एक और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था, उसने भी काफ़ी अफेक्ट किया था। उनकी दोनों की मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई थी, सार्स की नहीं थी पर इसकी मिडिल ईस्टर्न की काफ़ी ज़्यादा थी। जो अब ये सार्स नया है, ये उसी फैमिली का एक और वायरस है, इसलिए इसको, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए इसको सार्स कोविड-19 या कोविड-2 कहा जा रहा है। इसलिए सार्स CoV-2 लिख के हैं या कोविड-19 लिखते हैं। ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, क्योंकि इनके जैसा पता होगा थोड़ा जानकारी कि कहीं ना कहीं इसके
सरफेस पर कुछ स्पाइक्स रहते हैं जो क्राउन की तरह होते हैं, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहा गया है। तो ये तीनों एक ही फैमिली के हैं और तीनों ने अब इस वाले वायरस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ बहुत इसकी इन्फेक्टिविटी रेट हाई है, पहले दोनों की अपेक्षा इसकी शायद मॉर्टिलिटी रेट भी हाई है। अभी तक हमारे डेटा के हिसाब से 3 से 5% पाई जा रही है, पर लेकिन ये थोड़ी हाई जा सकती है, स्पेशली अगर आप ओल्ड एज पर्सन हैं, अगर आपको शुगर, बीपी है, अगर कुछ डायबिटीज़ है, आपको रेस्पिरेटरी मसल या COPD टाइप की इन्फेक्शन है या ओबेसिटी है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसकी मॉर्टिलिटी रेट हाई हो जाती है। तो इसके बारे में जैसा हम कह रहे हैं, सब लोग अभी शायद डॉक्टर्स भी या सभी लोग भी सीख रहे हैं, जान रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ भी अभी संभवतः ये कहना कि ये ऐसा ही बिहेव करेगा या ये वैसा ही बिहेव करेगा, ये कंट्रोल में रहेगा, ये ठीक हो जाएगा, जल्दबाजी होगी। तो अभी हम हर चीज़ हमारे जो वैज्ञानिक हैं और हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनकी बातों को ध्यान दें। जो रिलायबल सोर्सेस हैं, जैसा आप डॉक्टर सत्यकांत ने पहले भी बार बार कहा है कि रिलायबल सोर्सेस पर हमको विश्वास रखना है, क्योंकि वही हमारे इस समय मार्गदर्शक हैं। जो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ICMR है या जो भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और हमारे वैज्ञानिक हैं कि वो इसके बारे में बताएं कि कैसे इसके बारे में दवाई डेवलप की जा सकती हैं, क्योंकि कई दवाइयों के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, ये दवाई इफेक्टिव है, वो दवाई इफेक्टिव है, पर कुछ भी खुद नहीं करना है, क्योंकि ये वायरस के बारे में बहुत कम पता है। अगर हम इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। जो हमारी तरफ से गाइडलाइंस मिल रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हमको अगर लगता है क्वारंटाइन में जाना है, आइसोलेशन करना है, वो चीज़ों को जो प्रूवन है, जो ऑलरेडी पुख्ता जगह जगह से और देशों में की गई हैं, उसको फॉलो करें तो बेहतर रहेगा इसके इलाज के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर प्रतीक ने, और हमारा मकसद भी इस कार्यक्रम के जरिए यही है कि लोग जागरूक हों और जो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रही है उससे दूर हों, और जो भ्रांति हैं, जो डर हैं, जो सवाल हैं, वो आप डॉक्टर से पूछिए। फिलहाल एक कॉलर हम इस वक्त ले लेते हैं, हमारे साथ रायपुर से दीपेश गोयल जी फोन लाइन पर जुड़ गए। जी दीपेश, अपना सवाल पूछे। सर मेरा नाम दिनेश गोयल है। जी दिनेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे अपना। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी 30 डेज हो गया इंडिया में लॉकडाउन को चलते मोटा मोटी, तो अभी क्या ये समझा जाए जो भी अपने जो नए न्यू केसेस आ रहे हैं पूरा कम्युनिटी स्प्रेड है? डॉक्टर प्रतीक क्या कहेंगे? देखिए, अगर अभी हम ये कहें कि कम्युनिटी स्प्रेड है, ये हमारा काम नहीं, हमारा ये बात जानना ये एपिडेमियोलॉजिस्ट के हिस्से में जाएगा कि स्टेज 2 है, स्टेज 3 कम्युनिटी स्प्रेड है। हमारा काम है, हमारे को जो गाइडलाइन दी जा रही हैं, हमको जो डायरेक्टिव दिया रहे हैं उनको फॉलो करना। सरकार की तरफ से अभी निर्देश हैं कि हमारे को लॉकडाउन चलना है, तो हम अभी लॉकडाउन को फॉलो करेंगे। अगर ये कोई भी स्प्रेड है, जो भी है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पार्ट पर यही है कि हम जो हमारे पास जो डायरेक्टिव्स मिल रहे हैं उसको फॉलो करें। अभी लॉकडाउन आज की स्थिति में 3 तारीख तक है, तब तक देखेंगे। अगर लगता है हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनको कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसको बढ़ाया जाएगा। और उसके लिए क्योंकि यही माना जाता है कि लॉकडाउन स्लो डाउन करने की प्रोसेस है, ये ट्रीटमेंट का एक हिस्सा हो सकता है, मेन ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो हम केवल स्लो डाउन से महामारी को स्लो कर देते हैं, जिससे इन्फेक्टिविटी कम हो, नंबर्स ऑफ केस रुक जाएँ, शायद मोर्टेलिटी रेट कम हो। पर ये हम जानते हैं कि अगर जब ये लॉकडाउन खुलेगा या कभी ना कभी हमको बाहर जब आएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एपिडेमिक को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको थोड़ा सा फैलने दें या थोड़ा फैले और उसकी हर्ड इम्यूनिटी आए। पर ये कहना आसान है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, क्योंकि हमको पता भी नहीं कितने % हर्ड इम्यूनिटी SARS-CoV-2 में इफेक्टिव होगी। कुछ मामलों में देखा गया था, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स या पोलियो में, कि हर्ड इम्यूनिटी ने काम किया था। पर ये वायरस वैसा नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसकी मॉर्टिलिटी रेट पता नहीं है एग्जैक्टली कितनी है, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में अभी जल्दबाजी कहना कि हमें क्या करना है, अगर ये इन्फेक्ट स्टेज 2 में है या हम कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, ये सब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी तरफ सरकार से निर्देश मिलते हैं। एज ए डॉक्टर मेरा काम है, अगर मेरे पास मरीज आता है, मैं उसका समुचित इलाज करूं, अपना ध्यान रखूं, मरीज का ध्यान रखूं, उसके लिए जो सही हो वो से बताऊं, मेरे जैसे सही है वो करें। हमारा काम है सरकार के निर्देशों को फॉलो करना। लॉकडाउन अगर सरकार को लगता है कि 6 हफ्ते का काफ़ी है तो 6 हफ्ते का, अगर उनको लगता है कि 12 हफ्ते का है, 8 हफ्ते का है, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, ICMR है, या जो भी लोग हैं, उनकी चीज़ों को फॉलो करना। देखिए, यहाँ पे डॉक्टर प्रतीक ने कितनी इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें सरकार के, ICMR के और जो भी हमारा प्रशासन है उसकी बातों को मानना है। जब वो कहेगा कि ये अभी ये स्टेज है, उसको आप मानिए। आप बिल्कुल भी खुद से मत परेशान होइए, खुद से डेटा मत कलेक्ट करिए, खुद से गूगल मत करिए, क्योंकि ये और एंजाइटी बढ़ा सकता है। बहरहाल डॉक्टर प्रतीक, आपने एक शब्द का यूज़ किया यहाँ पे, शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है, ये भी आप दर्शकों को समझाएं कि आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात करी। ये एग्जैक्टली क्या है हर्ड इम्यूनिटी, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। हर्ड इम्यूनिटी एक तरह की इम्यूनिटी होती है। जब हम मरीज शुरुआत में बीमारी होती है, कुछ लोग के भी हमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये कम होते हैं। इन लोगों को फिर जब इन्फेक्शन होता है, और इनफैक्ट बाकी लोगों को शायद वो उस समय इम्यून नहीं होते,
फिर धीरे धीरे लोगों को इन्फेक्शन होता है और ऐसे मरीज जो जिनमें प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी है वो बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी एपिडेमिक्स में जब 50-60% मरीजों को वो इन्फेक्शन हो जाए और वो उनको उस तरह से तब वो रुक जाती है एपिडेमिक्स या पेंडेमिक रुक जाती है। पर ये इसके बारे में कहना मुश्किल है कि हर एक बीमारी की या एपिडेमिक्स की हर एक लेवल की जो हर्ड इम्यूनिटी का लेवल है वो डिफरेंट होता है। हमारे को अभी पता नहीं कि इस वाले की हर्ड इम्यूनिटी कितनी होगी, शायद 100% होगी, कभी 7% होगी। तो अभी हम लोगों को इसके नंबर्स बढ़ाने में, क्योंकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो झेल सके उतने ही मरीज़ होने चाहिए। तो हमारे पास जैसे कि और देशों में हुआ, उन्होंने शायद लॉकडाउन को उतना सीरियसली लिया, फिर नंबर्स बढ़ गए, मॉर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई जबकि वो काफ़ी बड़े विकसित देश थे, उनके पास सारी समुचित व्यवस्था थी, फिर भी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे बेल्जियम हो, चाहे हर जगह। और जिन लोगों ने लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट लिया, चीज़ों को फॉलो किया, क्लस्टर्स उनने चाहे टेस्टिंग की, बहुत फॉलोअप किया, उनको बेहतर रहा। तो हमारा काम है हर्ड इम्यूनिटी आएगी, ये हमारे नहीं काम है, ये हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम है। वो हमको बताएंगे कि हमको ये करना है, तब हम करेंगे। हर्ड इम्यूनिटी से एपिडेमिक रुकती है, पर हर्ड इम्यूनिटी वो कितनी होगी, कब उसके लिए हम एक्शन लेंगे, कब उसके लिए हम लॉकडाउन खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, ये हमें प्रशासन और हमारे जानकार और मार्गदर्शक लोगों पर ही विश्वास करना होगा। बिल्कुल, हार्ड इम्यूनिटी ज़रूर एक पावर टूल की तरह, एक हथियार की तरह काम करता है इस कोरोना के खिलाफ, लेकिन ये हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले वक्त में डिजीज़ किस तरह से रूप लेती है, क्या इसके आंकड़े बढ़ते घटते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए ग्वालियर से, SK पाल साहब। जी पाल साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। पाल साहब सुन पा रहे हैं आप? एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, शायद पाल साहब से हमारा कनेक्शन टूट गया है। ये जैन साहब हैं हमारे साथ, विशाल जैन हमारे साथ जुड़ गए। जी साहब, जैन साहब सवाल पूछें अपना। सर मेरा सवाल शर्मा जी से है। जी डॉक्टर शर्मा जी बोलिए। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम हो तो उसमें घरेलू उपचार ले सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपको हल्का सर्दी जुकाम है तो अपने आसपास के डॉक्टर को विजिट ना करें तो उनको फ़ोन करके एक ले लीजिए। आप घरेलू इलाज के बारे में दिक्कत ये है कि उसके बारे में पता नहीं, वो हर एक का घरेलू, हर एक का घर के अलग से इलाज से होता है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, आप अपने आसपास के फिजिशियन को, अगर आप ठीक हैं तो आप घर में ही रहें, क्वारंटाइन रहें, कुछ 2 हफ्ते तक अपने घर से भी लोगों से कम कांटेक्ट में रहें, अलग कमरे में रहें, नहाना धोना अलग रखें। और अगर आप ठीक हैं तो आप हॉस्पिटल विजिट ना करें, अपने फिजिशियन को कॉल कर लें। आजकल सभी लोग कहते हैं कि आप अपने फिजिशियन को कॉल करें, वो कुछ दवाइयाँ बताएंगे, उसको देखिए। अगर आपको लगता है, उनको फिजिशियन को लगता है कि आपको टेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाके टेस्ट कराना चाहिए। अभी मेरी आपको ये सलाह होगी कि अपने एक फिजिशियन को कॉल करें, खुद घर पर इलाज लें, क्योंकि उस घर के इलाज की कोई प्रामाणिकता नहीं है, आप क्या ले रहे हैं और कब वो असर न करना, उसने असर किया या नहीं किया, और कब वो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। इसलिए आपको एक ये होगी, आसपास अपने फिजिशियन को अगर नहीं जा सकते हैं, अच्छी बात, नहीं है तो कॉल कर लें, जो अधिकतर फ़ोन पर अवेलेबल है। बिल्कुल, एक टेलीफोनिक आप संवाद ज़रूर अपने डॉक्टर से कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ज़रूर आपको लेना चाहिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ और जुड़ गए हैं, पिपरिया से विकास सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए। जी विकास जी, सवाल पूछे अपना। हेलो जी विकास जी, सवाल पूछे अपना। टीवी सेट का वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए। जी सर, जी सर। सर मैं पेपरिया से बात कर रहा हूँ, विकास बात कर रहा हूँ। मेरी बात सत्यकांत सर से मुझे बात करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी बताएं विकास जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सर नमस्कार सर, मैं पिपरिया से बात कर रहा हूँ। सर जो मेरे बाबूजी हैं वो लंबे समय से ना ड्रिंक कर रहे हैं, एल्कोहलिक हैं वो। अभी कुछ दिनों से उनकी मतलब नहीं पी पा रहे हैं वो, जिसके चलते ना उनको हाथ पैरों में कंपन हो रही है और अजीब सी थोड़ा मतलब नॉर्मल सा नहीं बिहेवियर है उनका। जी सोनी जी, आपको सलाह देना चाहूँगा कि ये विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं ये मॉडरेट टू सीवियर मतलब गंभीर विड्रॉल लक्षण हो सकते हैं। हाथ पैर में थरथराहट आना, अजीब सी बातें करना, बहकी सी बातें करना, चीज़ें उन्हें छोटी दिखाई देना या ऐसा शक वहम होना कि कोई हमारे बारे में बातें कर रहा है या कोई उनका पीछा कर रहा है, ये गंभीर विड्रॉल के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे जो भी आपकी CHC या जिला अस्पताल हो वहाँ के चिकित्सक से संपर्क करें, खुद से कोई दवा ना लें, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। शरीर के अंगों की, हृदय की धड़कन कैसी चल रही है उसके हिसाब से बहुत सारी दवाइयाँ देनी होती हैं। लीवर का कैसा अभी का स्टेटस है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको डिटॉक्सीफाई करेंगे। और इस कंडीशन को फिलहाल हम डिलेरियम कहते हैं। इससे जब वो निकलेंगे फिर उन्हें उनकी काउंसलिंग और कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जिनसे उन्हें शराब पीने का भी मन कम करेगा। लेकिन ये स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है, इसके लिए आप घर में वेट ना करें और तत्काल आप जिला अस्पताल या CHC में डॉक्टर से संपर्क करें। वो करंट कंडीशन के हिसाब से बेस्ट ट्रीट करेंगे। तो घबराना नहीं है और निकट के डॉक्टर से जाकर के मिलना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सत्यकांत, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिस पर काफ़ी लोग चिंतित हैं, भ्रमित भी हैं। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ
फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, शायद अभी हमारा उनसे संपर्क नहीं है। मैं डॉक्टर प्रतीक आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि इस वक्त भ्रांतियाँ काफ़ी चल रही है, काफ़ी गलत फहमियाँ भी चल रही है। एक होता है नॉर्मल छींक आना, खांसी आना, जुकाम होना, जो नॉर्मल होता है, पर लोग अब ये भी भ्रमित हो रहे हैं कि हमें छींक आ रही है तो वो एक डर बैठ जाता है कि क्या ये सिम्टम तो नहीं है कोरोना का। एक नॉर्मल खांसी जुकाम होना और एक कोरोना के सिम्टम के तौर पे जो लक्षण होते हैं, इसे किस तरह से हमारे दर्शक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डर कैसे दूर भगा सकते हैं? देखिए, इसके बारे में कई बार हमारे पहले भी जो प्रोग्राम उनमें डॉक्टर साहब ने बताया होगा, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ छींक आ रही है और खांसी में कुछ बगलगम आ रहा है और तो वो चांसेस हैं कि वो एलर्जिक होगी। अगर वो लगता है कि नाक बह रही है और छाती में दर्द नहीं है और सूखी खांसी नहीं है, तो वो एलर्जिक की तरफ या जो आपके पहले की कुछ प्रॉब्लम हो उसका है। पर अगर आपको बुखार है, सूखी खांसी आ रही है, छाती में दर्द है या सांस लेने में दिक्कत है, तब वो कोरोना की तरफ हो सकता है। पर अभी ये कहना कि ये ऐसा ही होगा या वो वैसा ही होगा, पर वो समय देखते हुए करना होता है। अगर किसी व्यक्ति अगर वो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है और अगर वो क्वारंटाइन में है, अगर ये ट्रैवल उसने छुपाई है या वो ऐसे एरिया में है जहाँ से ऑलरेडी एक केस आ चुका है या आसपास केस हो रहे हैं, तो उसके लिए सर्दी जुकाम होना दिक्कत का हो सकता है। तो हमारी ये सलाह होगी, अगर व्यक्ति कहाँ रह रहा है, उसको कितने दिन से सब चल रहा है, पहले से वो एलर्जिक है या उसको पहले से सांस की कोई बीमारी है, और सिर्फ अगर ये सब नहीं है और या कुछ और भी रिस्क फैक्टर हैं, तो अगर आप उन रेड जोन में आते हैं या सस्पेक्टेड केस में आते हैं जिनकी ऑलरेडी डेफिनेशन दी जा चुकी हैं, तो अगर एक नॉर्मल जगह पर रहते हैं जहाँ आसपास कोई केस नहीं है, आपके शहर में कोई केस नहीं है, आपके एरिया में बहुत कम केस हैं, तो आप उसका वेट कर सकते हैं, आसपास अपने फिजिशियन को विजिट कर सकते हैं, अगर वो उनसे आप फ़ोन पर बात करके दवाई ले सकते हैं। पर अगर आप एक कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं और आपको जुकाम खांसी है, तो मेरी सलाह ये होगी एक बार आप अपने CHC या सरकारी अस्पताल में मिलें या फीवर क्लिनिक में मिलें और वहाँ टेस्ट कराएं। क्योंकि अगर वो आप रेड जोन से हैं जहाँ बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं और आपको अपने आप को रोकना अपने घर वालों को, बाकी लोगों को इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है अभी तक की जितना भी डेटा अवेलेबल है, इसमें काफ़ी हद तक हमारे मरीज में एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो उनके बारे में कई बार ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि एसिम्प्टोमेटिक है, वो फैला रहे हैं, पर लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो वो कोई फैलाने का काम, उनकी जानकारी तो है नहीं। तो इसलिए ये कई बार लोग इस तरह की वर्ड यूज़ करते हैं उसमें कुछ कि वो फैला रहे हैं, फैला तो नहीं रहे हैं। पर अगर हमारी ये कि अगर व्यक्ति को इन्फेक्शन के अगर कुछ भी लक्षण है तो आसपास डॉक्टर से मिलें, क्योंकि हो सकता है कि वो जो लक्षण बहुत छोटे से हैं वो आपके एरिया के लिए, सिर्फ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं या आप जिस तरह से हैं उसमें वो कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, आपकी उम्र क्या है, आपके कोमॉर्बिड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और अगर आपको ये सब जो सिम्टम हो रहे हैं क्या वो हाई रिस्क जोन में जाते हैं या लो रिस्क में जाते हैं। कई तरह के ऐप अवेलेबल हैं, RxVT ऐप अवेलेबल है, बंसल हॉस्पिटल ने भी एक ऐप में डेवलप किया, उसमें आप क्वेश्चनर्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। इस तरह ऐप को फॉलो करें, और लगता है कि अगर हाई रिस्क में आ रहे हैं तो आप डॉक्टर को विजिट करें या फ़ोन करें और अपनी दवाइयाँ लें, और लगता है अगर डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आपको टेस्ट कराना चाहिए तो टेस्ट करवाएं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई डॉक्टर प्रतीक ने। और कभी भी आप इस डर से कि मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, डॉक्टर मुझे ट्रीट नहीं करेगा, अपनी किसी भी प्रकार की कोई हिस्ट्री नहीं छिपाएं। आपने अगर कहीं विजिट किया हो या ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हुई हो जो इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं या संभावित हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो हाइड करेंगे तो आपके ट्रीटमेंट की दिशा गलत हो सकती है, बदल सकती है। तो मैं आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार की हिस्ट्री को किसी भी कारण से नहीं छिपाएं। डॉक्टर प्रतीक, आप ये भी बताएं कि जो लोग इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, तो वो लोग भी, क्या आप जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, वो इसका हिस्सा बन रहे हैं धीमे धीमे? सैद्धांतिक रूप से अगर हर्ड इम्यूनिटी काम करेगी तो ये लोग क्या उसका हिस्सा बन रहे हैं? ये माना तो यही जाएगा कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं, पर लेकिन और उनको शायद इन्फेक्शन नहीं हुआ है। पर क्या ये इस इन्फेक्शन के संग दिक्कत ये है कि इसके बारे में जानकारी है नहीं। अगर व्यक्ति आज सिम्प्टोमेटिक है तो कब तक ये सिम्प्टोमेटिक रहेगा, क्योंकि 3 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। कुछ लोगों में ये कई बार देखा गया है, कुछ मरीजों में, कि वो 28 दिन के बाद जाके भी सिम्प्टोमेटिक हुए हैं। तो अगर आपको कुछ लक्षण है, हो सकता है वो सिम्टम्स बहुत माइनर से हों, वो आपको लगता नहीं, वो जुकाम खांसी ना हो के सिर्फ बॉडी एक हो, हल्का सा बुखार हो, इसलिए जगह स्क्रीनिंग हो रही है, वो जहाँ भी स्क्रीनिंग हो रही है वो फीवर की भी हो रही है। कई अस्पतालों में कई बार ऐसा होता है व्यक्ति किसी और की बीमारी के लिए आया था पर उसने वहाँ से क्रॉस इन्फेक्शन कैच कर लिया। ये कई बार हो सकता है वो उस मरीज़ को इन्फेक्शन नहीं पर उसके साथ वाले को इन्फेक्शन है। हमने भी कई न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ कि कई बार किसी व्यक्ति को मिलने गया था, उसको कोई सिम्टम नहीं थे, पर कुछ दिन बाद वो पॉजिटिव पाया गया उसके इन्फेक्शन। तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर आज ही सिम्टोमेटिक है, क्या 2 हफ्ते बाद सिम्टोमेटिक होगा, क्या 3 हफ्ते बाद सिम्टोमेटिक होगा, कहना मुश्किल है। हो सकता है कुछ सिम्टम हो जो उसकी जानकारी के हिसाब से शायद वो नहीं हो, पर वो माइनर सिम्टम्स हो, माइनर फीवर हो,
बॉडी एक हो। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप अगर ऐसे रेड जोन से आते हैं या आपके संग कोमॉर्बिड रिस्क फैक्टर हैं और आज आप एसिम्प्टोमेटिक हैं पर कल दर्द होने लगा है या कुछ बुखार आने लगा है, तो तुरंत डॉक्टर को लें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे दूसरों को रिस्क पहुँचे, क्योंकि जिससे हम बार बार कह रहे हैं कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। इसलिए इतनी सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा हम चीज़ें बातें कह रहे हैं या हमारे जो गाइडलाइंस हैं वो आ रही हैं कि ये तुरंत ट्रीट करें, क्योंकि एक मरीज़ जो आरओ कहा जाता है कि एक इन्फेक्टिविटी किसी की होती है, एक पहला एक कितने को फैला सकता है, तो इसकी 4.5 के आसपास पाई जा रही है, पर हो सकता है इसकी ज़्यादा भी निकल जाए कि एक व्यक्ति 4 से ज़्यादा औरों को भी फैला सकता है। कुछ और आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति ने कई लोगों को फैला दिया है। एक व्यक्ति बाहर से आया दुबई से और उसने अपने यहाँ मृत्यु भोज किया और काफ़ी लोगों को मुरैना में इन्फेक्शन हो गया। करना तो नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, उसको हो गया कि उसकी जानकारी में नहीं था। तो हमारा यही मानना है कि अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपके अंदर कुछ भी जो क्वेश्चनर या जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो शासन ने जारी किए हैं, उनमें अगर आप आते हैं तो अपने आप को चेक जरूर कराएं। ये कहने की मुझको दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है कि आप अपना इलाज करा के कुछ लोगों का फ़ायदेमंद हो। आप तो ठीक रह गए, शायद माना आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप इम्यून है, तो आपके घर के किसी व्यक्ति को, घर के किसी बूढ़े को, पड़ोस के किसी को, बच्चे को आप इन्फेक्शन ना दे दें। तो इसलिए यही जानना है कि अगर आपको कुछ है तो ट्रीटमेंट लें, पहले टेस्ट कराएं, ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर्स की या अपने जो शासन के निर्देशों का पालन करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ शफीक खान सीहोर से फोन लाइन पर जुड़ गए। जी खान साहब, अपना सवाल पूछें। जी सर, मैं ये पूछ रहा था, पिछले 2 दिन से मेरे गले में थोड़ी जकड़न सी हो रही है। ये अपना जो कट होता है बिल्कुल जिसे नरगटा बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा जकड़न सी हो रही है और गला सूख रहा है। धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि इनको शायद थोड़ा सा थ्रोट पेन या शॉर्ट थ्रोट जैसा हो रहा है। अब ये सीहोर में कहाँ रहते हैं, इनकी उम्र क्या है, अगर इनको लगता है काफ़ी दिन से बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार हम इनको यही सलाह देंगे कि अपने सरकारी जिला अस्पताल में जाएं या फिजिशियन से मिलें, और उनको लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल इन्फेक्शन, वो दवाइयाँ देंगे। और लगता है कि उनको ज़रूरत होगी कि इन्फेक्शन, इसको टेस्ट कराने की ज़रूरत है कोरोना का, तो वो कराएंगे। पर यह है कि घर में बैठे ना रहें, एक बार चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें, डॉक्टर हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि मैंने ये कहा कि अगर इम्यून हैं तो वे दूसरे को इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए मेरी यही सलाह होगी, एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। हमारे साथ अंशुल शर्मा जी रतलाम शहर से फोन लाइन पर जुड़ गए। जी अंशुल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे अपना। सर जी नमस्कार जी। तो मेरा सवाल प्रतीक शर्मा जी से है। ये जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज पाए जाते हैं, अगर वो उनका सरकार द्वारा सत्यापन हो जाता है टेस्ट में, अब चूंकि इसकी कोई दवाई उपलब्ध बाजार में नहीं है या ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है जिसके बाद वो लोग स्वस्थ होकर वापस से घर पे भी लौट आ पाते हैं? देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट है उसकी कई चीज़ें, कई गाइडलाइंस आ चुकी हैं, उनका डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। उसमें कई दवाइयाँ हैं जो ट्रीटमेंट में हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में काफ़ी खबर है, काफ़ी एजिथ्रोमाइसिन के बारे में है, लोपिनाविर, रिटोनाविर हैं, और भी दवाइयाँ हैं जो हैं। पर हर एक देश की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, हर एक हॉस्पिटल भी उसके हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसका इलाज करता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो डॉक्टर्स का होता है, ये एक गूढ़ विषय है और एक क्रिटिकल इलनेस वालों का, और या जो इन्फेक्टिव डिसीज़ को डील करते हैं उनका हिस्सा है। पर दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हर एक देश की, हर एक अस्पताल की, हर एक शहर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। दवाइयों की सेंसिटिविटी या इफेक्टिविटी प्रूवन हो चुकी है, कुछ चीज़ें प्रूव हो रही हैं, तो उन दवाइयों का की अवेलेबिलिटी है, और जो भी जहाँ अवेलेबल के साथ इलाज किया जाता है उसका फ़ायदा होता ही है। तो हमारा अभी विषय ये है कि अगर व्यक्ति है तो उसका इन्फेक्शन देखें, उसको टेस्ट करें, उसके हिसाब से उसके जो सिम्टमोलॉजी हो रही है उसके हिसाब से उसका इलाज करें। जो सिम्टम्स आएंगे उससे इलाज होने से मरीज व्यक्ति ठीक भी हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। हमारा यही मानना है कि डरे ना, जो डेथ रेट है वो उतनी हाई अभी तक तो नहीं है, तो अभी चिंता का विषय नहीं है। तो हम अगर उसकी जो रिकवरी रेट वो भी अच्छी है, बस इसकी इन्फेक्टिविटी रेट हाई है, तो थोड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना है। दवाई, अगर आपको इन्फेक्शन है तो डॉक्टर को दिखाना है, अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो जैसे भी हमारे निर्देश हैं, अगर आप क्वारंटाइन होना है, क्वारंटाइन अगर एडमिट होकर करना है तो वो करना जाना ज़रूरी है। तो इसलिए इलाज अवेलेबल है, संभव है, मरीज़ ठीक हो ही रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है जिनकी दिक्कत, जिनकी जान पर असर आ रहा है। तो हमारा विषय यही है, पहले इलाज कराएं, जांच करें, इलाज करें और स्वस्थ हों। बेहद सरल तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर जो लक्षण जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से मरीज को डील किया जाता है। बाकी जो कुछ दवाइयों के भी प्रूफ मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हर देश उन गाइडलाइंस को यूज़ कर रहा है। डॉक्टर प्रतीक, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अब आपकी मैं कोर शाखा में आता हूँ, क्या कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ कोई भी ऐसी हैं या ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस हैं, अगर उनकी दवाइयाँ चल रही हैं तो क्या उनमें कोविड-19 इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है, ऐसा है क्या? देखिए, कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें मरीज़ के
स्टेबल हैं वैसे, जैसे आमतौर पर लकवा, मिर्गी, पार्किंसंस या और भी मोटर न्यूरॉन डिसीज़ या मल्टीपल स्क्लेरोसिस से डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है। पर अगर आपकी सांस लेने की समस्या हो गई है, जैसे कि पार्किंसंस या मोटर न्यूरॉन डिसीज़ या मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्ट्रोक में हो जाती है, तो आप ज़्यादा अफेक्ट हैं। अगर आपको स्वेलिंग डिफिकल्टी है तो आप कहीं प्रोन हैं। आमतौर पे कोई भी स्ट्रोक पेशेंट इज़ लो रिस्क फॉर द कोविड-19। तो अगर आप लो रिस्क में आते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, दैट इज़ मोर देन इनफ, वो काफ़ी है। अगर आपको जब भी सांस लेने में दिक्कत आने लगी बीमारी के कारण, अगर आप स्वेलिंग डिफिकल्टी या निगलने में दिक्कत आ रही है, तो हाई रिस्क से मॉडरेट टू हाई रिस्क जोन में आप चले जाते हैं। तब आपको आइसोलेशन या क्वारंटाइन करना चाहिए। तो ये एक हिस्सा है कि अगर आप बीमारी है उसके कारण या आपकी नर्व डिसऑर्डर है उनमें भी स्वेलिंग डिफिकल्टी है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, या अगर मसल प्रॉब्लम है तो उसमें भी। तो अगर ये दिक्कत है तो आपको आ सकती है। इवन ट्रीटमेंट से भी कुछ चांसेस हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं या ऐसी दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो स्टेरॉइड या इस तरह की दवाइयाँ जो इम्यूनिटी से छेड़छाड़ करती हैं या हम इम्यूनिटी को थोड़ा दबा के रखते हैं, अगर वो आप हाई डोज में ले रहे हैं, ऐसा माना गया कि अमनोकॉटिल या स्टेरॉइड अगर आप 20 mg से पर डे से ज़्यादा ले रहे हैं, 20 mg प्रतिदिन से ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप थोड़े रिस्क ज़्यादा है, मॉडरेट रिस्क में आते हैं। अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम इनको कहा जाता है कि रितुक्सीमैब और इन्फ्लेक्सीमैब हैं, जिस तरह की एंटीबॉडीज़ हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट हैं या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, अगर आप वो ऑलरेडी स्टार्टेड नहीं हुए हैं, शुरुआत नहीं की है, तो उनकी शुरुआत नहीं करनी है। अगर ले रहे हैं तो बंद नहीं करना है। उनमें कुछ हैं जिनकी जानकारी केवल डॉक्टर्स को है, किनको नहीं लेना है। तो अगर आप इस तरह की कोई भी दवाई पर हैं तो कुछ बंद ना करें। अगर आप स्टेरॉइड पर भी हैं तो बंद ना करें, क्योंकि बीमारी के बढ़ने की रिस्क ज़्यादा है बनस्पत की, अगर उसके इन्फेक्शन रिस्क की। तो आपको दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। पर अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नया डोज है या आप पहले से थे अब डोज लेना है, तो डॉक्टर की सलाह से लें। कई बार होता है मरीज अपने मेन डॉक्टर से ना मिलके लोकल लेवल पे दवाई लगवा देता है। पर अगर हमारा ये मानना है कि अगर ऐसा कुछ है, आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, एक बार अपने डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें कुछ भी ऐसी दवाइयाँ लेने के पहले जो इम्यूनोसप्रेसेंट हो सकती हैं। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई डॉक्टर प्रतीक। डॉक्टर प्रतीक, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इस समय कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पेशेंट समझे और आपको या किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को तत्काल विजिट करे? क्योंकि आप भी मुझे लगता है सुझाव दे रहे होंगे कि आप इमरजेंसी में ही डॉक्टर को विजिट करें, अननेसेसरी आप बिल्कुल विजिट नहीं करें, आप टेलीफोनिकली कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी अलार्मिंग लक्षण पेशेंट या उनके फैमिली मेम्बर्स को दिखाई दें कि वो तत्काल अस्पताल को विजिट करें? जैसे कि अब बोला गया है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक बीमारी से अफेक्ट हैं और उसमें कुछ वर्सनिंग हो रही है, आपको बार बार दौरे आ रहे हैं, एक का दौरा आया, एक माह दौरा आता है तो कोई बात नहीं, पर आपको लगता है बार बार दौरे आए हैं तो आपको इमरजेंसी जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दौरा ही आपकी जानलेवा साबित हो सकता है। आप स्टेटस जो सीवियस स्टेज होती है दौरों की, उसमें जा सकते हैं। तो अगर दौरे बार बार आ रहे हैं तो फिर आप तुरंत आपको हॉस्पिटल विजिट करें, क्योंकि इस समय एपिलेप्सी ऐसे मिर्गी से बीमारी कोविड-19 की रिस्क तो नहीं बढ़ती, पर कोविड-19 का लॉकडाउन है, सब जगह ही चीज़ें रुक गई हैं। दवाइयों की अवेलेबिलिटी, भले ही सरकार ने कोशिश की है कि सब कुछ अवेलेबल रहे, पर कुछ ऐसी एंटीएपिलेप्टिक होती हैं या दौरे की दवाइयाँ होती हैं जो छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं। हमको भी फ़ोन आ रहे हैं कि साहब ये दवाई नहीं मिल पा रही है, तो ब्रांड बदल रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि दवाई दूसरी शिफ्ट कर दें, पर ये रिस्क तो रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ दौरे बार बार रहे हैं तो आपको अस्पताल जाना है। भले ही ऐसा माना जा रहा है कि न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस कम हो रही हैं, हॉस्पिटल एडमिशन कम है, और क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर कोई डरा हुआ है हल्की बीमारी के लिए या हो सकता है माइनर अटैक के लिए नहीं आ रहा है। तो अगर आपको अटैक आता है तो मेरी आपको अभी भी सलाह होगी कि अपने घर पर ना बैठें, तुरंत हॉस्पिटल विजिट करें, क्योंकि लगभग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो बढ़ सकता है, हो सकता है आज हल्का है कल को बढ़ के जानलेवा हो सकता है। तो अगर आपको किसी हाथ पैर में झुनझुनी, सुनसुनी, देखने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत आ रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो लगवा हो सकता है, उस स्थिति में जाएँ। अगर लगता है आप पार्किंसंस के मरीज़ हैं, आप अकड़ गए हैं, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपके पेशाब की दिक्कत आ रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए विजिट करें। अगर आपको लगता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से आपको नया अटैक आ गया है, आपको कुछ नई दिक्कत आ गई तो विजिट करें। तो इस समय न्यूरोलॉजिकल इलनेस तो उसी स्पीड से हो रही हैं, शायद रिपोर्टिंग कम हो रही है क्योंकि शायद एडमिशन नहीं हो रहे हैं या विजिट नहीं कर पा रहे हैं, आसपास के शहरों से मरीज़ नहीं आ पा रहे हैं, तो बीमारियाँ तो हो ही रही हैं। हमारी चिंता इस समय ये देखिए कि इस समय न्यूरोलॉजिकल इलनेस उतनी ही परसेंटेज से हो रही हैं, मरीज आ नहीं पा रहे हैं, तो शायद ऐसा ना हो कि कोविड एरा में नॉन कोविड डेथ ज़्यादा हो जाए। तो ये चिंता का विषय है, ये भी ध्यान देना है। इसलिए अपनी बीमारी को हल्के में न लें। सिर्फ कोरोना ही बीमारी नहीं है, जो बाकी बीमारियां हैं वो भी अभी उसी परसेंटेज से हो रही हैं, उन पर ध्यान दें, उनका इलाज लें। हम अभी 24 घंटे इमरजेंसी के लिए अवेलेबल हैं। केवल ओपीडी के लिए हम कह रहे हैं कि अगर आपसे फॉलोअप करना चाहते हैं, दवाइयाँ अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं, स्टेबल हैं, तो फ़ोन पर ही उनको कोशिश करते हैं कि अब वही दवाइयाँ सेम कंटिन्यू करें। बिल्कुल, यानी कि आपको अपनी स्वयं की रक्षा करनी ही होगी, अपना ख्याल रखना ही होगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, भरत पटेल जी नरसिंहपुर से। जी भरत जी, सवाल पूछे अपना। सर, क्या ये नोटों के द्वारा संक्रमण फैल सकता है? जी जी, इनका प्रतीक जी सवाल ये है, नोट से पूछ रहे हैं कि जो करेंसी होती है नोट, क्या उसके माध्यम से कोरोना फैलने के चांसेस रहते हैं, कितना एक्टिव रहता है? फोमाइड्स कहते हैं, जो सरफेसेस से कॉन्टैक्ट होके इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें नोट भी आते हैं।
पर मेरा यही मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट नहीं करते हैं, अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप इन्फेक्शन के चांसेस प्रोन नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों का इतना दिमाग में ना लाएं। आप कोशिश करें कि आप लॉकडाउन में रहें, सिर्फ घर में एक बार ही निकलें। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि हमको इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो पैसे होते नहीं लेके जाएं जितनी ज़रूरत हो, और उसमें कम से कम जेब में रखें। उनको आके रखते 8-9 घंटे के लिए धूप में छोड़ दें अगर आपको ऐसा लगता है इन्फेक्शन है। पर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है कि नोट से हो सकता है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो होता है, पर लेकिन हो ही जाएगा। पर अगर आप हॉस्पिटल केयर वर्कर नहीं हैं, आप हॉस्पिटल में नहीं रहते, डॉक्टर नहीं है, नर्स केयर स्टाफ नहीं है, तो इतने चांसेस कम हैं। तो कोशिश है घर में रहें, सिर्फ ज़रूरत हो तभी नोट आप बाहर निकलें, तभी आप खरीदारी करेंगे, बाहर निकलेंगे, तभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, वो सिर्फ केवल एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगर आपको लगता है कुछ खरीदारी करने की है, तभी आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, वरना घर में रखे रहें 6-8 घंटों के लिए धूप में छोड़ दें, तो चीज़ें आमतौर पे इन्फेक्शन फ्री हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं भी अपने लेवल पे ये सजेस्ट ज़रूर करूंगा कि जितना हो सके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करिए। जो नोट है, जो करेंसी है, उसका प्रचलन हमें कम करना है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारे लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। एक कॉलर और इस वक्त हमारे साथ होशंगाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, रवि जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर। जी सर मैं ये पूछ रहा था, अभी जो व्हाट्सएप पे और जो दोस्तों के थ्रू को थोड़ी जानकारी मिल रही है कि ये जो कोरोना के लिए ये HCQC 400 mg की जो टेबलेट है, ये लेने से मतलब थोड़ा सेफ्टी रहती है, तो सर ये लेना चाहिए क्या? सवाल पूछने के धन्यवाद। पर लेकिन जो ICMR की गाइडलाइन है, वो ये HCQ के लिए केवल हेल्थ केयर वर्कर या जो सिम्टोमेटिक पेशेंट के सिम्टोमेटिक केयर गिवर्स हैं उनके लिए है। ये केवल आम जन के लिए नहीं है। जो गाइडलाइंस हैं ये केवल उसी के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर है और कोविड-19 पेशेंट के मैनेजमेंट में है, या अगर आपका एसिम्प्टोमेटिक आप केयर गिवर हैं पेशेंट के, तब उन्हीं कंडीशन में लेना है। हर एक व्यक्ति को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन रिस्क नहीं है, क्योंकि ये दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। जितना व्हाट्सएप या सोशल मीडिया ने इसको हाइप कर दिया है, उतना आसान भी नहीं है। इवन FDA ने भी अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं दी है। केवल ICMR ने हमारे जो गाइडलाइन दी हैं वो केवल हेल्थ केयर वर्कर और जो साथ वाले हैं, इन्फेक्शन जिसको हो गया उसके मरीज़ के साथ वाले, उनको देना है। हर एक को लेने का ना इसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन रिस्क के चांसेस नहीं है। आप इससे कुछ ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जो जानलेवा हो, इसलिए आप बिना जानकारी की ये दवाई ना लें। आपको केवल ये लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर हेल्थ केयर वर्कर भी हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोविड-19 के लिए उपचार ले रहा हो, उसके केयर गिवर भी हैं, तो भी आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, क्योंकि इसकी कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं उसको देने के पहले। तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन बिल्कुल मत करें। किसी के दोस्त से कहने पे, किसी व्हाट्सएप मैसेज से, या कितनी भी ऑथेंटिक आपको जानकारी लगे, आपने कोई गैजेट ही पढ़ लिया हो, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के ये हमें नहीं करना है। डॉक्टर प्रतीक, आगे आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये कोविड-19 ब्रेन को या नर्वस सिस्टम की किसी भी कड़ी को डायरेक्ट भी अफेक्ट कर सकता है, और कैसे? कोविड-19 जैसा मैंने बताया कि जो चाइना का डाटा है उसी के देखा गया है कि उसमें है 1/3 केस में वो इन्वॉल्व कर रहा है। पर वो अधिकतर ऐसा देखा गया कि वो जब सीवियर इलनेस थी उसमें ज़्यादा अफेक्ट किया था। वो डायरेक्ट ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, उसमें सीधे एंसेफेलोपैथी हो रही है, शरीर मरीज़ को सर दर्द, चक्कर, बेहोशी और लकवे यानी हेमरेज और इस्केमिक स्ट्रोक भी हो रहे हैं, या इवन पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट भी है, मसल इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये देखा गया है। पर अगेन उसमें रिस्क फैक्टर सभी वही थे जो एक मरीज़ को स्ट्रोक के लिए होते हैं, जिनको BP, शुगर, लिपिड की गड़बड़ियाँ, या उनको लंग की बीमारी थी, या वो ओल्ड एज पर्सन थे। तो इस तरह ये अफेक्ट तो करता ही है। पर ये अधिकतर जो देखा गया है वो मरीज़ की जो बीमारी प्रोग्रेस कर गई है तब है। तो डायरेक्ट ये अफेक्ट कर सकता है। क्या ये अचानक से सीधा स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट कर सकता है? ऐसा भी 5% केस में देखा गया है। पर लेकिन हम ये कहें कि हर एक मरीज़ को हम कोविड-19 मान के ट्रीट करें जो न्यूरोलॉजिकली प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो गाइडलाइंस उनको हमको फॉलो करना होगा। हर एक मरीज़ का टेस्ट करना पॉसिबल भी नहीं है जो इमरजेंसी विजिट कर रहा है या वो न्यूरोलॉजिकल इलनेस के लिए आ रहा है या भर्ती हो रहा है। ऐसा करना अभी तक की हमारी जो डायरेक्टिव्स हैं या हमें गाइडलाइन मिली उसमें ऐसा नहीं है, तो अभी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर समय आगे जाके अगर ऐसा होता है कि ऐसा फॉलो करना है कि एडमिशन के लिए, तो हम उसको फॉलो करेंगे। पर ऐसा हो सकता है कि मरीज़ जो उसको कोविड-19 है वो एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस की तरह प्रेजेंट करे। दूसरा वर्जन एक ऐसा है जो मरीज़ न्यूरोलॉजिकल इलनेस की तरह प्रेजेंट किया है और अस्पताल से उसको कोविड लग गया, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर मरीज़ आपका एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस का है या स्ट्रोक के लिए था, उसको बुखार आने लगा, जो आमतौर पर सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ होता है, और एक पॉसिबिलिटी कोविड-19 की रखना आजकल एक पॉसिबल है और उसको ध्यान में रखना होगा। अगर लगता है आपको कि मरीज़ के साथ सारे जो क्राइटेरिया फिट होता है, वो एक रिस्क फैक्टर्स में आते हैं उसके,
और उसको उसके टेस्ट किया जाना चाहिए। तो अपनी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटी के साथ, इन्फेक्शन डिसीज स्पेशलिस्ट के साथ मिलके उसका टेस्ट करा जाना चाहिए। यही एक कोशिश होगी, इस तरह से हम कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक कॉलर और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आकाश, जो कि धार से फ़ोन कर रहे हैं हमें। जी आकाश जी, अपना सवाल पूछें। सर नमस्ते, मेरा सवाल सर ये है कि नमक या खारे पानी के संपर्क में आने से वायरस मर जाता है क्या? देखिए, ये भी एक सोशल मीडिया पे काफ़ी है कि सॉल्ट लेने से या गर्म पानी पीने से ये सब हो जाता है, पर इसकी अभी ऑथेंटिक स्टडीज़ नहीं हैं। अभी तक जो मिला है वो कि अगर आप हाई कंसंट्रेशन के सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं उससे उसकी हो सकता है उसमें 70% 60% प्लस होता है। तभी खारे पानी के बारे में जानकारी हमें अवेलेबल नहीं है। सोडियम हाइपोक्लोराइड हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग जो सैनिटाइज़र में है उससे ही हम करते हैं। तो अभी तो इवन टनल के लिए आई थी बीच में कि सभी लोग सैनिटाइज़र टनल यूज़ करते हैं, पर उसके भी नुकसान देखे गए हैं, तो उसकी भी अब बनवाना बंद कर दिया गया है। तो अभी अपने सबसे कुछ भी ना करें, जो गाइडलाइंस हैं उनको ही फॉलो करें। जो सैनिटाइज़र है सबसे अच्छा तरीका है आप बार बार हाथ धोएं, एक दिन में हर घंटे में कोशिश रखें जितनी बार हो सके, जब भी आपको हाथ गंदे लगते हैं 20 सेकंड के लिए धोएं, कोई से भी साबुन से धोएं। खारे पानी की अपेक्षा नॉर्मल पानी पिएं, उबला पानी पीने की भी जरूरत नहीं, पर साफ़ सुथरा पानी पिएं। बार बार साबुन से हाथ धोएं। अगर बीच में सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्योंकि लोगों बीच में होड़ मच गई थी, लोगों ने सैनिटाइज़र का रेट्स मार्केट में ऊपर चले गए थे कि सब लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। आम जन को इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अस्पताल में नहीं रहते या बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते, आसपास इन्फेक्शन नहीं है, आप इन्फेक्शन से इतने कॉन्टैक्ट में नहीं आते, तो आप बार बार हाथ धोना ही काफ़ी होगा। तो ये चीज़ों के पीछे ना पड़े कि क्या कैसा है, अभी सिर्फ वो फॉलो करें जो हमें गाइडलाइंस दी जा रही हैं, हमें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। घर पर रहें, साफ़ सुथरे रहें, अपना शरीर साफ़ रखें, बार बार हाथ से धोएं, सैनिटाइज़र के पीछे ना पड़ें, आम साबुन से धोएं, कोई स्पेसिफिक साबुन के पीछे ना पड़ें। स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखें, अपना काम करें। अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करिए, नहीं तो घर में रहिए, घर की चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए, घर का काम करिए, जिससे इस सब चीज़ों से हटे। क्योंकि कहीं अगर आप पूरे टाइम इसी में ही घूमते रहे कोरोना और इसकी न्यूज़ में, तो कहीं ना कहीं हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। डॉक्टर सत्यकांत हमारे साथी हैं, वो इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि कहीं आप इसमें खोकर और प्रतिभ्रमित होकर दिग्भ्रमित होकर कहीं डिप्रेस ना हो जाएं। तो मेरा ये मानना है इसमें दिमाग ज़्यादा लगाएं कि इसको कैसे ठीक करना है, इसको कैसे करेक्ट करना है, या इसको कैसे ठीक किया सकता है। कि हम वैज्ञानिक नहीं हैं, हम रिसर्चर नहीं हैं, हमें जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनको फॉलो करेंगे। और जो दिशा निर्देश हैं वो इस समय घर पर रहने के हैं, साफ़ खाने के हैं, बार बार हाथ धोने के हैं। किस चीज़ को, पानी के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है तो हम उनको फॉलो नहीं करें। तो अफवाहों से बचना है, और मुझे लगता है कि आपको अपनी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और डॉक्टर को सौंप देनी चाहिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर की सलाह लें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का आप पालन करें। डॉक्टर प्रतीक, आपसे और जानना चाहूँगा, चूँकि आप बच्चों के भी न्यूरोलॉजी के बहुत सारे केसेस देखते हैं, और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बच्चों में क्या कुछ ऐसा रिस्क हो सकता है, कोविड का ज़्यादा है, अगर है तो क्यों है? क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हैंडल करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना घर में और बाहर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो बच्चों में कैसा क्या रिस्क हो सकता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। ये देखा गया कि बच्चे और बूढ़े ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि अगर उनको कोई कारण ना हो तो घर के बाहर ना निकलने दें, घर में ही उनको खेलने दें। और बच्चे हैं तो बूढ़े हैं तो उनको अलग रखें, इन्फेक्शन ना होने दें। बच्चों में इन्फेक्शन देखा जा रहा है पर कम है, उनकी चांसेस और रिकवरी बेटर होते हैं अभी, और उनकी मोर्टेलिटी रेट भी कम होती है। पर लेकिन इन्फेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, वो शायद एडल्ट से ही या बड़े लोगों से ही वो पा रहे हैं। जितने छोटे बच्चे हैं, अभी कोई बच्ची डिलीवरी हुई है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बड़ों से लगता है। इनफैक्ट वो इन्फेक्शन प्रोन होते हैं, इसलिए उनको घर पर ही रखें, कोशिश करें उनको साफ़ सुथरा रहें। जैसे आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अगर वो लगता है कि उनको वीडियो कॉल से उनके दोस्तों से, उनके भाइयों से या अपने रिलेटिव से बात कराएं जिससे वो इन्वॉल्व रहें। हो सकता है उनको कॉमिक्स, पुरानी किताबें, आदमी साहित्य किताबें, आजकल टीवी पर भी पुराने सीरियल्स आ रहे हैं जो माइथोलॉजिकल हैं, उनको दिखाएं, उनसे उनकी जानकारी लें। इस समय को इस्तेमाल करें आपस में प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए, बच्चों को अपने साहित्य, अपनी संस्कृति के बारे में जानने के लिए। घर में उनको चीज़ों में इन्वॉल्व करें, उनको कामों में इन्वॉल्व करें, और जिससे वो घर से बाहर ना रहें, अपनी चीज़ों में मसरूफ़ रहें, चीज़ों में बिजी रहें, जिससे वो इन्फेक्शन के लिए बाहर ना जाएं और ठीक रहें। तो इसलिए इन्फेक्शन रिस्क उनको है कम, वो रिकवरी रेट ज़्यादा है, पर वो कहीं ना कहीं प्रोन ज़्यादा है, तो उनको घर में रखें और चीज़ें सिखाएं। क्योंकि ये सही समय है, बच्चों को इतना लंबा समय दोबारा नहीं मिलेगा, इतनी लंबी कभी गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेंगी कि बच्चों को आप सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करके अपने घर के बूढ़ों बड़ों के साथ मिलकर बच्चों को एक पुरानी हिंदुस्तानी संस्कृति के सिखाएं। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट पे आपने इंडिकेट किया है, पॉइंट आउट किया है। ये समय को हमें यूटिलाइज भी करना है, हमें सेल्फ डेवलप भी करना है, बच्चों को हमें बचाना है जितना हो सके। ऑनलाइन जो गेमिंग है, बच्चे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उससे भी बचाना है, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना है। एक कॉलर इस वक्त खंडवा से हमारे साथ प्रदीप जैन जी फोन लाइन पर जुड़ गए। जी प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए।
सर मेरा सवाल सर ये है, सर ये है कि हम लोग खंडवा से हैं और खंडवा में सोशल सर्विसेज के दौरान हम लोग काम कर रहे थे, तो आज हमारे बीच के एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूंकि उनसे संबंध हमारा रहा है, हम साथ में रहे, लेकिन 15 दिन उस बात को हो चुके हैं उनके संपर्क से, तो अब हमें क्या करना चाहिए? आप पूरे प्रोटेक्शन यूज करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, निश्चित दूरी जो गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम मास्क लगाकर ही सर्विसेज कर रहे थे। चलिए, ये अच्छी बात है। डॉक्टर प्रतीक, ये सोशल सर्विस करते हैं, समाज सेवा करते हैं, पर एक चिंता है, इनके साथी कोरोना संक्रमित पाए गए। अगर आपके साथी कोरोना संक्रमित पाए गए और आपका कॉन्टैक्ट था, भले ही आपने सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ की थी या जो प्रोटेक्शन यूज़ किया था, फिर मेरी सलाह होगी कि आपने जो वहाँ पर फीवर क्लिनिक है या जो भी आपके लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जिनमें CSC है या अस्पताल है, वहाँ जाके एक बार अपनी इस बारे में जानकारी दें, अपने आप को टेस्ट कराएं। क्योंकि अभी 14 दिन पर, क्योंकि आमतौर पर 3 बार टेस्ट करते हैं, अब अभी तक एसिम्प्टोमेटिक है, फिर भी हमारी जो बार बार बात हो रही है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, तो अगर आपको कुछ ऐसा है और आपके क्लोज हिस्ट्री रही है, आप कॉन्टैक्ट हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर से वहाँ मिलना चाहिए, अपने लोकल डॉक्टर से, और उनका डिसीजन होगा कि आपको टेस्ट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। पर हमारी यही सलाह होगी, एक बार डॉक्टर से मिलें, और हमारी जानकारी में जितना मुझे जानकारी है कि आपको टेस्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। एक और कॉलर हमारे साथ कांता पवार जी फोन लाइन पर जुड़ गई। जी मैडम, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं भोपाल से बोल रही हूँ, होशंगाबाद रोड से। जी, अपना सवाल पूछें। सर मेरा सवाल है कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, संक्रमित हो गए हैं और उसके मतलब बाद ठीक भी हो जाते हैं, तो ठीक होने के बाद भी मतलब उन्हें कोई दिक्कत होती है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है, या आम जीवन जैसे पहले चलता वैसा ही जी पाते हैं? सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। ये देखा गया है इस जो SARS-CoV-2 है, इसकी ये श्योरिटी नहीं है अभी कि अगर व्यक्ति एक बार ठीक हो गया है तो दोबारा नहीं हो सकता। चाइना में कुछ केस ऐसे देखे गए जो ठीक हो गए, उनको दोबारा पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव होने के बाद दोबारा पॉजिटिव आए या दोबारा सिम्टम आने लगे हैं। हम आपको ये कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति को हो गया है तो डरे नहीं, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई बात नहीं, उसको सिम्टम नहीं आ रहे हैं, वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। पर आप एक बार संशय रखें, क्योंकि ये बीमारी लंबे चलने वाली है। बार बार WHO से गाइडलाइंस आ रही हैं कि शायद लंबी चलेगी, दोबारा भी ये अटैक कर सकती है। इसलिए अपने आप को सेफ रखें। अगर आप एक बार इन्फेक्शन फ्री हो गए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसमें नहीं आई है अभी तक। इसके बारे में जो जानकारी वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम ठीक हो गए, फिर भी आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने आप को साफ रखें, सैनिटाइज करें। अगर आपको दोबारा सिम्टम आते हैं, माइनर सिम्टम भी आते हैं, एक बार दोबारा जरूर मिलें, क्योंकि इसकी सेकेंडरी दोबारा अटैक होने की भी रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि समय की अब अपनी मर्यादा है, एक आखिरी सवाल लेके फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे, और डॉक्टर सत्यकांत से ही मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। डॉक्टर सत्यकांत, अब जाहिर है कि लोग अब इतने दिनों का लॉकडाउन झेलकर कुछ परेशानी भी है, कुछ विचलित में भी हैं, और कुछ आने वाले भविष्य को भी टटोल रहे हैं कि हम कब इस कैदी से जो है, हम कैद हो चुके हैं घरों में, बाहर निकलें। अब जो लोगों का माइंडसेट है वो इस बात पर ज़्यादा अफवाह के तौर पर हम कहें या एक विचार के तौर पर कहें, ये काफ़ी विचारणीय है कि जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें हेयर कट करवाने जाना है, क्लीन शेव कराने जाना है, यानी सैलून जाना है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? सैलून जाने की जो तमाम टेलीफोन्स भी आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अभी जैसा कि डॉक्टर प्रतीक ने भी बताया कि ये समस्या अभी इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाने वाली। लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है, अभी इस वायरस का जो संक्रमण है वो रह सकता है, बना रह सकता है, काफ़ी लंबे समय तक बना रह सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगले साल 2 साल तक, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं उस तरीके से हमको बहुत लंबे समय तक फॉलो करना होगा। जो हमारा रहन सहन का तरीका, जो लाइफ स्टाइल हमने अडॉप्ट कर रखी है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत होगी। तो अभी लॉकडाउन खुलने का उत्सव नहीं मनाना है कि जैसे हम किसी जेल से छूट गए हैं, वहाँ पर बड़ा विवेकपूर्ण रहते हुए संयम के साथ हमें अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। तो इसलिए एकदम से आप नहीं जाएं, क्योंकि अगर कहीं पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, हो सकता है कि आप अपने हाइजीनिक इंस्ट्रूमेंट आप खुद ले जाएं कि ये है, लेकिन उस व्यक्ति का संपर्क कई लोगों से हो सकता है। तो बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत क्लियर कट मुझे लगता है इसमें गाइडलाइंस भी मुझे लगता है आएंगी प्रशासन की तरफ से भी। तो धीरज रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का जैसा नॉर्म्स आप अभी फॉलो कर रहे हैं वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दूरगामी अगर हम देखें तो हमें कोरोना के साथ में जीना सीखना पड़ेगा। जैसे मुझे मलेरिया का खतरा है,
तो मैं मच्छरदानी यूज़ करता हूँ, मैं क्रीम लगाता हूँ ताकि मुझे मच्छर नहीं काटे, मैं ऐसे कुछ केमिकल्स का छिड़काव करता हूँ घर में जिससे मच्छर नहीं हो। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में हमें कोरोना के साथ में जीना सीखना पड़े, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़े, रिस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलो करना पड़े, हैंड हाइजीन को फॉलो करना पड़े, और ओवरऑल जो कोरोना नमस्कार की जो उत्पत्ति हुई है ये सब हमें फॉलो करते रहना होगा। मुझे लगता है कि इन बातों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सकारात्मक वे में आपको पॉजिटिवली आपको प्रिपेयर करना होगा खुद को, क्योंकि आने वाले वक्त में काफी ज्यादा बदलाव आने वाले हैं। तो फिलहाल डॉक्टर प्रतीक शर्मा और सत्यकांत सर, आप दोनों इस कार्यक्रम में पधारे और समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम संकट और समाधान, जो हमारे कार्यक्रम का नाम है, और हमारी कोशिश यही है कि लगातार हम अफवाहों को, भ्रामक जो जानकारियां हैं उन्हें दूर करें और आपके सवालों को हम उन्हें एक सॉल्यूशन दें हमारे पैनलिस्ट के तौर पर जो डॉक्टर्स आते हैं। तो फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। कल एक बार फिर हम हाजिर होंगे शाम 7 से 8 के बीच, जिसमें होंगे आप तमाम कॉलर्स के सवाल और होंगी तमाम भ्रांतियों पर चर्चा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।